हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अफगानिस्तान से आई कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। अब से थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर से जो वीडियोस आए हैं वो अफगान के लोगों के दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनकी मुश्किलात को बयान करने के लिए काफी हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए औरतें ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अफगानिस्तान की सरहद के पार जाने की कोशिश करती महिलाएं, जिंदगी की सारी कमाई छोड़कर, घर बार सब कुछ छोड़कर, सिर पर थोड़े से सामान की गठरी लादकर भागते हजारों लोग, अपने मासूम बच्चों के साथ अपना वतन छोड़ने की कोशिश में लगे लोग। तस्वीरें देखकर बहुत दुख होता है। मन में बार बार सवाल आता है, आखिर क्यों हर अफगानी अपना देश छोड़ना चाहता है? क्या वजह है कि वो अब एक पल भी अफगानिस्तान में रुकना नहीं चाहते, अपने मुल्क में अपने आप को महफूज नहीं समझते? हर अफगानी नागरिक के मन में कल को लेकर दहशत क्यों है? आज मैं आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब दूंगा। इस वक्त हालत यह है कि अमेरिका अगले 24 घंटों में अफगानिस्तान को पूरी तरह छोड़ देगा। 24 घंटों के बाद अफगानिस्तान पर पूरी तरह तालिबान का कब्जा होगा, लेकिन तालिबान पर अफगानिस्तान के लोगों को जरा भी यकीन नहीं है। तालिबान के दावों पर उन्हें शक है। उन्हें चारों तरफ सिर्फ जुल्म और बर्बादी का आलम दिखाई देता है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक तरफ तालिबान है और दूसरी तरफ आईएस खुरासान। वो आईएस खुरासान जो तालिबान को अमेरिका परस्त मानता है, इसलिए उस पर लगातार हमले कर रहा है। लोगों के मन में डर है, दहशत है, शक है, खौफ है, और इससे भी ज्यादा डर इस बात का कि आईएस खुरासान के हमलों को अब तक तो अमेरिका के सैनिक नाकाम कर रहे हैं। 24 घंटे बाद क्या होगा? अमेरिकी सैनिकों के वहां से जाने के बाद अफगानियों को आईएस खुरासान से कौन बचाएगा? लोग इस बात को सोचकर डरे हुए हैं कि कल जब अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से चला जाएगा तो फिर आईएस खुरासान और तालिबान के बीच जंग शुरू होगी, मारकाट होगी, टकराव होगा। इसके सबूत मैं आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आपको अफगानिस्तान छोड़कर भागते हुए बेगुनाह, बेबस और बेसहारा लोग नजर आएंगे। ये लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपना वतन, अपना घर सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। अफगानिस्तान के लोगों का दुख पहाड़ से भी ऊंचा हो गया है। अब लोग सामने खड़े हजारों फीट ऊंचे पहाड़ को पार करके अपने वतन से दूर चले जाना चाहते हैं। पहाड़ के इस पार अफगानिस्तान है। पहाड़ के इस पार अफगानिस्तान और पहाड़ के उस पार ईरान। ये पहाड़ दो मुल्कों की सरहद है। लोग इस पहाड़ को पैदल पार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तालिबान के राज से दूर चले जाएं। तीन हफ्ते पहले ईरान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर को बंद कर दिया था। अब अफगानिस्तान के लोग पहाड़ों के जरिए ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में दिल दहलाने वाली हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस के पास दोगारौन बॉर्डर है। इसी तरह निमरोज प्रोविंस के पास भी ईरान की सीमा है।
इन जगहों पर पहाड़ों के जरिए हजारों लोग ईरान की तरफ जाते दिखाई दिए। आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर का छोटा मोटा सामान सिर पर लाद कर आए हैं। ये वो लोग हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ 15 दिन पहले पैदल घर से निकल गए थे। जिस दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था उसी दिन इन लोगों ने घर छोड़ दिया था। पंद्रह दिन तक पैदल चलने के बाद इस बॉर्डर तक पहुंचे। अब सामने पहाड़ है और किसी तरह इस पहाड़ को पार कर जाएं, यही ख्वाहिश है। इस पहाड़ को पार कर लिया तो उसके बाद अफगानिस्तान की सरहद खत्म हो जाएगी, तालिबान से छुटकारा मिल जाएगा। अभी तस्वीरों को आप दहशत नहीं तो क्या कहेंगे। एक साथ हजारों लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में अफरा तफरी है। अफगानिस्तान के हर शहर में डर का, दहशत का माहौल है। अब लोग इसी तरह अलग अलग बॉर्डर का रुख करने लगे हैं। किसी भी तरह देश छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान से हजारों लोग तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। कुल मिलाकर 12 जगह बॉर्डर पोस्ट हैं। ज्यादातर जगहों पर अफगानिस्तान के लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। कुछ देशों ने सरहद पर दीवार बना दी है, नए सिरे से फेंसिंग की जा रही है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं जिससे अफगानिस्तान के लोग बॉर्डर क्रॉस न कर पाए। टर्की ने तो कह दिया कि वो और रिफ्यूजीज को नहीं ले सकता। इसी तरह ईरान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी का दावा है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसके कारण लाखों लोग घर बार छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं और पहाड़ पर चढ़कर बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि अफगानिस्तान के लोगों में दहशत है, डर है, खौफ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से भी लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। स्पिन बोल्डक, अंगारदा और तोरखाम बॉर्डर में हजारों लोग जमा हुए हैं। ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के हथियारबंद जवान मौजूद हैं जो उन्हें पाकिस्तान आने से रोक रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को डोरन लाइन कहते हैं और तालिबान ने जब अफगान सेना के खिलाफ अपने ऑपरेशन शुरू किए थे तो उसने सबसे पहले इन्हीं बॉर्डर के इलाकों पर कब्जा किया था। वहां से धीरे धीरे अफगान आर्मी को हटा दिया था। इससे बॉर्डर पर जगह जगह तालिबान के झंडे लगे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक सबसे ज्यादा भीड़ पाकिस्तान के चमन आउटपोस्ट पर है। यहां तालिबान के कब्जे से पहले एक दिन में 4000 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह संख्या 4 गुना बढ़ गई है।
अब हर दिन 18,000 लोग पाकिस्तान बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। बॉर्डर पर ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में कोई खुद को महफूज नहीं समझता, सुरक्षित नहीं समझता। तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है। आईएस खुरासान के आतंकवादी भी एक्टिव हो गए हैं। काबुल में धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं और अमेरिका भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, छोटे छोटे बच्चे। आज बच्चों के ताबूत देखकर कलेजा कांप गया। ये ताबूत उन लोगों के हैं जो कल अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। इनमें 3 मासूम बच्चों के ताबूत थे। कल अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि उसने काबुल एयरपोर्ट पर एक सुसाइड अटैक को नाकाम कर दिया। अमेरिका ने एक बार फिर ड्रोन का इस्तेमाल किया और एक कार पर हमला किया। अमेरिका का कहना था यह कार बारूद से भरी थी और काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। अगर इसे इंटरसेप्ट नहीं करते, इसे काउंटर नहीं करते तो बहुत नुकसान हो जाता। इसीलिए ड्रोन से मिसाइल दागी, एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में बच्चों समेत 10 सिविलियंस की भी मौत हुई। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि उसने सिर्फ कार को टारगेट करके अटैक किया था, मगर हो सकता है कि कार में एक्सप्लोसिव थे, उसकी वजह से दूसरा ब्लास्ट हुआ और इसके कारण कोलैटरल डैमेज की आशंका बढ़ गई। सीधी बात है कि अमेरिका के पास काबुल में 31 अगस्त तक का वक्त है और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के 4,000 जवान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात हैं, लेकिन ये सिर्फ कल तक रहेंगे। आईएस खुरासान के आतंकवादियों को भी यह बात मालूम है कि अगर उन्हें अमेरिका को चोट पहुंचानी है तो उनके पास 24 घंटे का वक्त है। आतंकवादियों को यह भी पता है कि अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्स की लोकेशन क्या है, इसलिए आईएस खुरासान के आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट के बाहर 26 अगस्त जैसे आतंकी हमले को रिपीट करने की फिराक में है। 26 अगस्त के सुसाइड अटैक में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें आपको याद होगा यूएस मरीन्स के 13 जवान शामिल थे। लेकिन इसके फौरन बाद अमेरिका ने बदले की कार्रवाई शुरू की। शनिवार, रविवार और अब सोमवार 3 दिन लगातार अमेरिका ने आईएसके के आतंकवादियों के खिलाफ कभी ड्रोन तो कभी एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया और कल काबुल में जो एयर स्ट्राइक हुई उसे भी अमेरिका ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन लोकल रिपोर्ट्स का कहना है कि जिस कार पर अटैक हुआ, ड्रोन से मिसाइल दागी गई, उसमें विस्फोटक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के लिए अब एक एक पल काबुल में रुकना काफी चैलेंजिंग है, काफी मुश्किल है। इसका अंदाजा आज सुबह की तस्वीरें देखकर हो जाएगा। आज एक बार फिर सुबह के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमले करने की कोशिश हुई। चलती हुई कार के अंदर से आतंकवादियों ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। अमेरिकी फोर्सेस को टारगेट करते हुए रॉकेट्स आ गए। ये मल्टीपल रॉकेट अटैक था। कार के पीछे की सीट से रॉकेट्स को एयरपोर्ट की तरफ छोड़ा गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अमेरिका को इस रॉकेट पर अटैक की थ्रेट का पहले से अंदाजा था, इसलिए एयरपोर्ट पर उसकी तैयारी पूरी थी। अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एयरपोर्ट पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था, जिसका नाम C-RAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद अगर कोई रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार एयरपोर्ट की तरफ टारगेट होता तो उसे डिफेंस सिस्टम में लगी हुई मिसाइल हवा में ही मार गिराने में कैपेबल है। और आज सुबह काबुल में यही हुआ। पहले पता चला कि काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर खैरखाना इलाके में एक कार के अंदर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद था। काबुल के लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रॉकेट्स कार के अंदर से फायर भी कर दिए गए थे। इनके निशाने पर एयरपोर्ट के इंटरनल लेयर की सिक्योरिटी करने वाले अमेरिकी सैनिक थे। लेकिन अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगे फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड FLIR कैमरे ने इस थ्रेट को पहले से भांप लिया। CIWS रडार कंट्रोल रैपिड फायर अटैक सिस्टम लॉन्च कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो 5 रॉकेट एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें बीच में ही, रास्ते में ही हवा में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसके साथ साथ अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उस कार को भी इंटरसेप्ट किया जिसमें ये रॉकेट्स लगे हुए थे।
इसी के बाद देखते ही देखते ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद इस पूरे इलाके को तालिबान के फाइटर्स ने घेर लिया। हालांकि बाद में लोकल न्यूज चैनल्स के साथ कुछ पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्टर्स भी मौके पर पहुंच गए। लोकल लोगों ने बताया कि धमाके में इतनी तेज आवाज थी, उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि लोग डरकर अपने घरों के बाहर कंपाउंड में ही लेट गए। तो हम काबुल शहर में खैरखाना बाजार के इलाके में मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले धमाकों की आवाज़ आई थी। हम यहाँ पर पहुँचे। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर 6 के करीब मिसाइल हैं। हमें बताया जा रहा है कि ये मिसाइल फटे हैं, कोई मिसाइल इसके ऊपर आकर नहीं लगा। और अगर गाड़ी की सूरत हाल भी देखें तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि किसी किस्म का जो मिसाइल है वो नहीं लगा। मेरे कैमरामैन शायद अहमद दिखा सकते हैं कि ये वो मुकाम है जिससे एक मिसाइल शायद फटा है, यहाँ से निकला है। गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई है। किसी किस्म की कोई हलाकत नहीं है। यहाँ पर तालिबान सिक्योरिटी दे रहे हैं, साथ ही साथ यूनिफॉर्म में लोग वो भी मौजूद हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आना चाह रही थी, लेकिन उनको रोका गया है और किसी को गैर मुतल्लका आदमी को यहाँ पर आने नहीं दिया गया। मैं अपने परिवार के साथ घर के अंदर मौजूद था। अचानक धमाकों की आवाज आई। हम घर के बाहर कंपाउंड में आकर जमीन पर लेट गए। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है, तालिबान पर है। अमेरिकी फोर्सेज अभी काबुल में तैनात हैं, इसलिए तालिबानी थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफगानी लोग जो तालिबान के नस नस से वाकिफ हैं, वो तालिबान पर यकीन करने को तैयार नहीं है। सबको इस बात की फिक्र है जब 31 अगस्त को अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ देगा, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान बदल गया है, नए तालिबान को एक मौका देना चाहिए, तो ऐसे लोगों को अफगानिस्तान से आई कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। तालिबान के राज में मीडिया की हालत क्या होगी, तालिबान के शासन में न्यूज रीडिंग कैसे होगी, न्यूज रूम का माहौल कैसा होगा, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। काबुल को टेक ओवर करने के बाद तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि मीडिया को अपना काम करने की आजादी होगी, लेकिन इस आजादी को बयान करने वाली तस्वीरें आज सामने आई। टीवी चैनल के स्टूडियो में एंकर मौजूद है, वो खबर पढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे तालिबानी फाइटर्स हैं, उनके हाथ में असॉल्ट राइफल्स हैं। और ये सब इसलिए है कि एंकर एक लफ्ज भी इधर से उधर ना बोलते, वही खबर पढ़े जो तालिबान की तरफ से मंजूर की गई है, जिसे वेरीफाई कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि मीडिया में महिलाओं को काम करने की इजाजत होगी, लेकिन 2 दिन बाद ही न्यूज चैनल्स में काम करने वाली महिलाओं को, लड़कियों को घर पर बैठने को कह दिया गया। तालिबान ने उन्हें दफ्तर न आने का फरमान सुना दिया। जो लोग कहते हैं कि तालिबान बदल गया है, उन्हें फवाद अंद्राबी के घर वालों से ये पूछना चाहिए। फवाद अंद्राबी अफगानिस्तान के फोक सिंगर थे, लेकिन तालिबान को यह पसंद नहीं था। तालिबान ने पहले रेडियो और टीवी पर म्यूजिक के सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए, उन पर बैन लगा दिया, महिलाओं की आवाज को भी बैन कर दिया। इसके बाद काबुल से 100 किलोमीटर दूर अंद्राबी शहर में फवाद के घर पहुंचे, साथ बैठकर चाय पी। फवाद अंद्राबी को घसीट कर बाहर ले गए और फिर परिवार वालों के सामने ही उसके सिर में गोली मार दी। अभी खून खराबा के लिए वो लोग सोच रहे, बस पंजशेर के लिए वेट कर रहे कि पंजशेर उसका डिसाइड हो जाए। अगर पंजशेर के लिए भी वेट नहीं करे, अभी हालत ख़राब है। जो लोग अभी घर में नहीं रह रहे, जो लोग हैं अभी, मतलब स्पेशली जो वहाँ पे शिया लोग हैं, शिया लोग को बहुत मार रहे हैं ये लोग और घर से बेघर कर रहे हैं। उनके लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं। अभी उनको ये तालिबान के पास एक मशीन जो आया है, वो कह रहे कि ये मशीन जो है अमेरिका लोग से मतलब उन्होंने चोरा है ये मशीन और तालिबान के हाथ में आया है कि वो हर एक घर में जाके लोगों को चेक कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं कि कौन
अमेरिका के साथ थे और कौन पुलिस आर्मी में और गवर्नमेंट में साथ काम करते थे। अगर इन लोगों का कोई मनहूस चेहरा नहीं है, कोई बदला हुआ नहीं है, कोई अच्छा तालिबान नहीं है, एडवांस तालिबान है, बहुत अच्छा ट्रेन किया हो गया है, इन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन दिया है इनको पाकिस्तान में। ये लोग अभी बहुत ट्रेन हो गए, बहुत एडवांस हो गया है, जैसे साइलेंट किलर हो गए ये लोग। जो लोग कहते हैं कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक हो गया है, किसी को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस वक्त अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं। पानी की बोतल के लिए $40 और एक प्लेट चावल के लिए $75 देने पड़ रहे हैं। लोगों के पास न काम है न पैसा है। लोगों का पैसा बैंकों में जमा था, वो नहीं मिल रहा क्योंकि बैंक बंद हैं। बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से शाम तक लोग बैंक्स के बाहर पैसा निकालने के लिए खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान का पूरा सिस्टम चल मारा गया है। दूसरी मुश्किल यह भी है कि अफगान सेंट्रल बैंक का भी सारा पैसा फ्रीज हो गया है। इस सब के बीच आज एक और डेवलपमेंट हुआ। अब तालिबान में अल कैदा के आतंकवादी भी नजर आए। आज तालिबान के नंगरहार प्रोविंस में अमीनुल हक नाम का आतंकवादी नजर आया। अमीनुल हक उसामा बिन लादेन का करीबी था, लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज था। आज वही अमीनुल हक अफगानिस्तान में नजर आया और उस इलाके में दिखा जो आईएस खुरासान का बेस है। उसके 3000 से ज्यादा आतंकवादी वहां मौजूद हैं। अमीनुल हक काफी वक्त के बाद अफगानिस्तान लौटा और तालिबान ने उसका खैर मकदम भी किया। अमीनुल हक तोरा बोरा की पहाड़ियों में लादेन के साथ मौजूद था और वहीं पर उसकी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा देखता था। जो लोग कह रहे थे कि तालिबान राज में लड़कियों को सारे अधिकार मिलेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें तालिबान के नए एजुकेशन मिनिस्टर की बात सुननी चाहिए। क्यों आज अफगानिस्तान की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया। तालिबान ने कह दिया कि लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ाई नहीं करेंगी, एक क्लास में लड़के और लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, यहां तक कि कोई पुरुष टीचर लड़कियों को पढ़ा नहीं सकेगा। तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कोई ऐसा काम नहीं होगा जो इस्लाम के खिलाफ हो। पढ़ाई लिखाई में जो भी चीजें इस्लाम के खिलाफ होंगी उसको हम बदल देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग मुसलमान हैं और वो इस्लाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने 43 साल तक इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। पढ़ाई लिखाई में जो भी चीजें इस्लाम के खिलाफ होंगी उसको हम बदल देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग मुसलमान हैं और वो इस्लाम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने 43 साल तक इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी इस्लाम के खिलाफ होगा उसको हम हटाएंगे। हमारा सिर्फ एक मकसद है, वो है इस्लाम और मुल्क के हितों की हिफाजत करना। इस्लाम हम शरीक दीन दे। जैसे जैसे ऐसे ऐलान होते हैं, जैसे जैसे ऐसी घटनाएं होती हैं, अफगानिस्तान के लोगों का डर और भी बढ़ता जाता है। और फिर 24 घंटे बाद क्या होगा इसकी चिंता है, क्योंकि आज अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना पैकअप शुरू कर दिया, अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और अगले 24 घंटे में इसे समेट कर वो अफगानिस्तान से निकल जाएगा। इस वक्त सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर ही अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों से अमेरिकी सैनिक काफी पहले निकल चुके हैं। चूंकि अमेरिका ने खुद 31 अगस्त तक इवैक्यूएशन प्रोसेस को पूरा करने का ऐलान किया था, इसलिए अब अमेरिकी फोर्सेस का पैकअप आखिरी फेज में है। सैनिक टेंट्स को उखाड़कर उन्हें पैक कर रहे हैं। कई इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लोड कर दिया गया है। पता तो यह भी चला कि एयरपोर्ट पर जितने मिलिट्री व्हीकल्स हैं, अमेरिका उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा और जिस सामान को, जिस इक्विपमेंट को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डिस्ट्रॉय करने का, आग लगाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन जहां तक काबुल एयरपोर्ट पर लगे सिक्योरिटी इक्विपमेंट की बात है, इस पर अभी अमेरिका ने फाइनल फैसला नहीं किया है। लेकिन लगता यह है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम हामिद करज़ई एयरपोर्ट से हटा लिया जाएगा, क्योंकि अब तालिबान ने एयरपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी टर्की को सौंपने का फैसला किया है। तालिबान ने टर्की से अपील की है कि अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद
टर्की के सिविल एविएशन कर्मचारी फ्लाइट मूवमेंट के लिए उसकी मदद करें और जाहिर है टर्की नए सिरे से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के इंतजाम करेगा। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने 14 अगस्त से अपना रेस्क्यू मिशन शुरू किया था। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि उसने अभी तक 1,20,000 से ज्यादा लोगों को काबुल एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, इटली समेत कई मुल्कों ने भी अपने सिटीजन के लिए कई अफगान नागरिकों के साथ उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अमेरिका का यह इवैक्यूएशन दूसरे मुल्कों की तुलना में ज्यादा बड़ा था, ज्यादा लंबा चला। 2 दिन पहले ही ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत कई मुल्कों ने अपने इवैक्यूएशन प्रोसेस को रोक दिया था, उसे बंद कर दिया था। ब्रिटेन के 150 नागरिक अब भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो कैसे निकलेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वादा किया था वो सभी अमेरिकी नागरिकों को वापस लाएंगे और यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस भी काबुल एयरपोर्ट खाली कर देंगी। लेकिन इसके बावजूद अब भी कम से कम 300 अमेरिकी नागरिक बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट से अमेरिका ने तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, लेकिन लोगों को फिक्र उन सिक्योरिटी एसेट्स की है, उन हथियारों की है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ दिए हैं। और ये कोई थोड़े बहुत हथियार नहीं है, छोटे मोटे हथियार नहीं है। 62 लाख करोड़ के वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लाखों राउंड गोलियां हैं। आप इनकी डिटेल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में जो हथियार, जो वेपन्स छोड़कर जा रहा है, वो हथियार दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की आर्मी के पास भी नहीं है। अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है। जिन तालिबानियों को यह नहीं मालूम कि कॉम्बैट यूटिलिटी और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में क्या फर्क है, ये क्या बला है, लेकिन ये सारे एयरक्राफ्ट, ये सारे हेलीकॉप्टर और सारे वॉर प्लेन्स अमेरिका के कारण अब तालिबान के पास मौजूद हैं। जो तालिबान अब तक खुली जीप में चलते थे, उनके पास 8,000 से ज्यादा ट्रक्स हैं। जो पहाड़ के पीछे छुपकर हमला करते थे, अब वो हमवी में बैठकर सामने से अटैक कर सकेंगे। और एक दो नहीं बल्कि 22,000 से ज्यादा हमवीज व्हीकल्स तालिबान को मिल चुकी हैं। इसी तरह 600 से ज्यादा आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स, 155 एंटी माइन वाली गाड़ियां, 1 लाख से ज्यादा रेडियो सेट्स, 3.5 लाख से ज्यादा असॉल्ट राइफल्स, ये सब कुछ तालिबान के पास है। तालिबान के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं। हेलीकॉप्टर्स और गनशिप्स अब अफगानिस्तान में डेजर्टेड एरियाज में खड़े हुए हैं। इतनी हैवी मशीनरी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इनकी मेंटेनेंस का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान एयरफोर्स के कमांडर्स, एयरफोर्स के पायलट्स घरों में बैठे हैं, वो एयरबोस पर नहीं पहुंच रहे। जबकि तालिबान बार बार इनसे ड्यूटी ज्वाइन करने की अपील कर रहा है। वैसे अफगानिस्तान को करीब से समझने वाले लोगों का कहना है कि ये सारी सिचुएशन अमेरिका की वजह से पैदा हुई। अमेरिका ने ही तालिबान को एक सुपर पावर में कन्वर्ट कर दिया। अमेरिका में भी जो जहालत हो रही है उसका खमियाजा भुगत रहे ना, कि इतना मटेरियल बिलियंस के हिसाब से छोड़ के भाग गए। यानी हेलीकॉप्टर्स, जहाज, टैंक्स, ट्रक्स, हर चीज जो है वो छोड़ के कैसे भाग गए। इसमें खलीलजादा साहब जो है, ज़ल्मे खलीलजाद, जो अमेरिकन अफगान थे, जिन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेशंस को बेवकूफ बनाया, वो काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने पूरी डिलीवरी की। अमेरिका ने उठा के काबुल का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इट वाज फर्स्ट ऑक्यूपाइड बाय द यूएस सोल्जर्स, जिन्होंने तालिबान को कहा आइए जरा तशरीफ लाइए, हमने सब साफ करके ऑल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग, जो उनका सिस्टम था कि हर अफगान की पहचान उसमें रिकॉर्ड है, वो उठा के पाकिस्तान को दे दी। ये दीज आर फ्रॉम द 12th सेंचुरी, जो 21वीं सदी को हटा के फिर वही बर्बरियत लाना चाहते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तानी जहां भी बैठा है वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के गज़वा हिंद, जिहाद, अल्लाह अकबर करके वो पिल पड़ता है, और उसके सामने वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई उठ के बोल नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि इस्लामोफोब है।
उन्होंने ऐसा पागल बनाया है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर कनाडा में एक अफगान खातून ने उन्हें कहा दे आर माय ब्रदर्स तालिबान, और वो कनाडा की कैबिनेट में बैठी हुई है इलेक्शन के दौरान। मुझे लगता है कि तालिबान ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी ऐसी लॉटरी लगेगी जिसमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार, राइफल्स, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट उन्हें मुफ्त में मिल जाएंगे। और अफगानिस्तान के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल तक उनका इस्तेमाल करने के बाद अमेरिकी उन्हें इस तरह बेसहारा और बेबस छोड़कर भाग जाएंगे। आज हर अफगानी अपना मुल्क छोड़कर किसी तरह से वहां से निकलना चाहता है। तालिबान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका की ट्रेन की हुई फौज उनके सामने इतनी आसानी से सरेंडर कर देगी। अफगानिस्तान की सरकार चलाने वाले लीडर वतन छोड़कर भाग जाएंगे और बिना लड़े काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। और यह सब इतना जल्दी हो जाएगा, तालिबान को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। तालिबान को तो इस बात का भी यकीन नहीं था कि अमेरिकी फौज वाकई में 31 अगस्त के डेडलाइन को फॉलो करेगी। 20 साल की लड़ाई ऐसे खत्म हो जाएगी। अमेरिकी फौज उन्हें इतने सारे हथियार सौगात में देकर भाग जाएगी। और ट्रेजेडी देखिए, जिस तालिबान ने 20 साल तक अमेरिका से जंग लड़ी, हजारों अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, उन्हें आज अमेरिकी फौज इनाम देकर जा रही है। और 20 साल तक जिन अफगानी लोगों ने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका के लिए जी जान से काम किया, उन्हें अमेरिकी फौज तोहफे में दहशत, खौफ और मौत का इंतजार देकर जा रही है। आज दहशतगर्दों के पास बंदूकें हैं, बारूद है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज हैं, और अफगानिस्तान के लोग डरे सहमे घरों में कैद हैं, खाने के लिए मोहताज हैं, या फिर वो अफगानिस्तान के किसी बॉर्डर पर अपने मुल्क से भाग जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जिन औरतों ने अमेरिका पर भरोसा करके बुर्का उतार फेंका था, पढ़ाई की थी, काम करना शुरू किया था, सपने देखे थे, वो आज सबसे ज्यादा खौफ में है, सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हो रही है। पिछले 15 दिन में तालिबान ने औरतों पर पाबंदियां लगाई हैं, उनके हक छीन लिए हैं, उनका काम छीन लिया, कई जगह जबरदस्ती तालिबानियों से शादी करने को मजबूर किया। जिस अमेरिका पर अफगानिस्तान की महिलाओं ने भरोसा किया था, उनकी जिंदगी को, उनकी आजादी को अधर में छोड़कर चला गया। पूरी दुनिया ने विश्वास करने वालों का, सपोर्ट करने वालों का ऐसा मजाक पहले कभी नहीं देखा। अफगानिस्तान के लोग अब शायद कभी किसी पर यकीन न कर पाए। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में क्या होगा। बस इतना सब जानते हैं कि अफगानिस्तान की आम जनता को अभी बहुत सितम, बहुत तकलीफ, बहुत जुल्म का सामना करना पड़ेगा। तालिबान तो अफगानिस्तान में है, वहां जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग हमारे मुल्क में यह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां भी सरकार और प्रशासन तालिबानी हो गई है। किसी भी घटना को, किसी भी मामले को बड़ी आसानी से तालिबान से जोड़ दिया जाता है। हरियाणा में यह देखने को मिला। करनाल में किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज और एसडीएम के आदेश को तालिबान से जोड़ दिया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज करनाल में हरियाणा के 17 किसान संगठनों की पंचायत हुई। किसानों ने पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कराने की मांग की। किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की और कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो फिर किसान करनाल में बड़ी पंचायत करके आगे की रणनीति बनाएंगे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह सही है कि जो हुआ वो दुखद था, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर एक्शन तो होगा। हालांकि खट्टर ने कहा कि आईएएस अफसर ने पुलिस को निर्देश देते वक्त जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द ठीक नहीं थे, लेकिन हालात को देखते हुए सख्ती जरूरी थी। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो वहां पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी, और जिनके जिम्मे काम होता है कि यहाँ कोई भी आदमी आ ना जाए, आना नहीं चाहिए, उसको हर तरीके से रोकना है।
अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। असल में घटना 28 अगस्त की है। करनाल में बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी। इसे देखते हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की, किसान उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। ड्यूटी पर एसडीएम आयुष सिन्हा थे। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, इस बैरिकेड से उस तरफ कोई नहीं जाएगा, जो जाने की कोशिश करे न माने तो सिर फोड़ देना। आयुष सिन्हा की इसी बात को मुद्दा बनाया गया। इसे प्रशासन का तालिबानीकरण कहा गया। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, तब आपको पूरा मसला समझ आ जाएगा। सिंपल है, जो भी हो यहां से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देना। हाँ, कहां पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूं, लिखित में बता रहा हूं। सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे। एसडीएम के इस बयान पर करनाल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निशांत यादव ने भी क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा, आयुष सिन्हा एक अच्छे अफसर हैं। उस वक्त उन्होंने वही किया जो जरूरी था, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल कर गए। उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट कर। सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। यूज ऑफ हर कोई ये कह रहा है कि अफसर ने गलत शब्दों का चयन किया, हालांकि एसडीएम की इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन विरोधी दलों ने और किसानों ने इन्हीं शब्दों को मुद्दा बनाया। आज करनाल में किसान संगठनों की बड़ी पंचायत में 3 फैसले लिए गए। हरियाणा सरकार से मांग की गई है कि किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले अफसरों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं। लाठीचार्ज के बाद जिस किसान की मौत हो गई उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके लिए किसानों की तरफ से 6 सितंबर तक की डेडलाइन तय की गई है। गुरनाम सिंह चड्ढू ने कहा कि अगर 6 सितंबर तक अफसरों पर केस नहीं किए गए तो 7 सितंबर से कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। राकेश टिकैत ने प्रशासन पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का इल्जाम लगा दिया। वैसे कल राकेश टिकैत ने कहा था कि देश पर सरकारी तालिबान का कब्जा हो गया है। आज उन्होंने प्रशासन के तालिबानीकरण का इल्जाम लगाया। उसका परिवार और वे लोग सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की विचारधारा आरएसएस ने उनके दिमाग में घुसा दी है कि वो अधिकारी बन गए, आईएएस अधिकारी बन चुका है। उसके बाद में भी वो जो उनका एजेंडा है उससे बाहर नहीं निकल कर आ रहा, और जिसकी मानसिकता ये है कि किसान जो यहाँ पे हैं, अधिकारी होने के बाद में ऑर्डर दे रहा है पुलिस वालों को कि सिर फुटे बगैर एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए। तो यही हालात हैं कि पैर पर लाठी लग सकती थी, कमर पर लग सकती थी, लेकिन इंटेंशन सिर को फोड़ा गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, और करीब 200 से ज्यादा किसान ये हैं कि जिसका एमएल नहीं हुआ। शिवसेना ने भी करनाल में पुलिस लाठीचार्ज को तालिबान से जोड़ा। संजय राउत ने कहा कि करनाल में जो हुआ वो तालिबानी मानसिकता का सबूत है। किसानों पर हमला होना इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये एक प्रकार से तालिबानी मानसिकता है। जो किसान 2 साल से अपने न्याय के लिए बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे, जो किसान अपने न्याय के लिए आवाज उठाते हैं। करनाल की हिंसा के बहाने कांग्रेस के नेता भी सियासत कर रहे हैं। किसानों पर लाठीचार्ज को राहुल गांधी से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सब ने मुद्दा बनाया। कैप्टन ने इस मामले में मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफे की मांग की।
और जवाब में आज खट्टर ने कहा कि करनाल में जो हुआ उसके पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। पंजाब सरकार जानबूझकर किसान आंदोलन को हवा दे रही है। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो, उनकी तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है। वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जवाब आया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि करनाल में बीजेपी का विरोध कर रहे किसान हरियाणा के थे, पंजाब के नहीं। कैप्टन ने अपने बयान में कहा कि खट्टर के कमेंट ने उनकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को उजागर कर दिया है। यह बात बिल्कुल सही है कि ऊंचे सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कोई अफसर यह कैसे कह सकता है कि जो भी आगे आ जाने की कोशिश करे उसका सिर फोड़ दो? यह गलत था। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि उस कहने के पीछे मकसद क्या था, मंशा क्या थी। जैसे कल किसानों के पंचायत में किसानों के नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा अब दिल्ली का गला दबाना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि दर्शन पाल सिंह दिल्ली वालों की जान लेने की बात कह रहे थे। उनका मतलब था दिल्ली को घेरना पड़ेगा, आंदोलन तेज करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दर्शन पाल सिंह के बयान को आधार बनाकर यह कहता है कि किसान आंदोलन का तालिबानीकरण हो गया है तो यह गलत होगा। उसी तरह एसडीएम ने पुलिस वालों को सख्ती बरतने का जो आदेश दिया था वो उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग किया। इसी गलती को किसान नेताओं और विरोधियों ने पकड़ लिया और सियासत शुरू हो गई। सियासत महाराष्ट्र में भी जमकर हो रही है, लेकिन वहां मुद्दा किसान का नहीं बल्कि मंदिरों को खोले जाने का है। इसे लेकर आज बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया। इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है। मंदिरों में कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में मंदिरों पर ताला है, खामोशी है और अब यह बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। बीजेपी नेताओं ने सरकारी आदेश के खिलाफ तमाम शहरों के मंदिरों में भगवान के दर्शन करने का ऐलान किया था, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए थे। मंदिरों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात थी। पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार 200 कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के बाहर पहुंचे। वहां पहले से तैनात पुलिस ने मुनगंटीवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेता राम कदम सिद्धि विनायक मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पहले ही डिटेन कर लिया गया। बीजेपी नेताओं की मांग है कि कोरोना वैक्सीन का डबल डोज ले चुके लोगों के लिए मंदिर खोल दिए जाएं। बीजेपी का कहना है कि अगर उद्धव सरकार ने मंदिर नहीं खुलवाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। ये हिंदुओं की आवाज दबाने का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। ये हिंदुओं का आवाज दबा रही है। जिन्होंने वैक्सीन लिए हैं उनको मंदिर में दर्शन की अनुमति देने में क्या तकलीफ है? क्या ऑनलाइन पास आपको कस्टडी मिलेगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा? ये सिद्धिविनायक जाने से ये सरकार हमें रोक रही है। जिन्होंने वैक्सीन लिए हैं उनको पास देने में सरकार को कौन सी आपत्ति? लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता बीजेपी की मांग को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना पर काबू में पाने के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं, महाराष्ट्र सरकार उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। जिस तरह के इनके आंदोलन हो रहे हैं, इसमें कोरोना के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। चंद्रकांत पाटिल जी स्वयं मास्क नहीं पहनते, उनके साथ कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं एक कैरियर बन चुके हैं कोरोना के, और इनसे सावध रहें, इनसे दूर रहें। हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कांवड़ यात्रा को बंदी क्यों डाली और मोदी सरकार ने ऐसे निर्देश क्यों दिए जिसमें उत्सवों के ऊपर निर्बंध डाला जाए, ऐसा कहा गया है।
क्या आप मोदी जी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अब ये तीसरी लहर जल्द से जल्द आए, इसके लिए प्रयासरत है। एक तरफ जब ये मरीज बढ़ जाते हैं, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, तो मोदी सरकार के सभी मंत्री आलोचना करते हैं। दूसरी ओर मरीजों की संख्या बढ़े, इसके लिए भाजपा के नेता ही प्रयास कर रहे हैं। ये तर्क तो बिल्कुल सही है कि जब मंदिरालय खुल सकते हैं, बार खुल सकते हैं, तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च क्यों नहीं खुल सकते? लेकिन ये तर्क भी सही है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्ती जरूरी है। तो दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों को खोला जा सकता है और उत्तर प्रदेश ने यह करके दिखाया। इस वक्त मथुरा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन का तो माहौल बिल्कुल अलग है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में शामिल हुए। और बड़ी बात यह कि चूंकि रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जन्माष्टमी के मौके पर रात का कर्फ्यू हटा दिया। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर खुले हैं। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर में भी पूजा की। योगी ने कहा देश में बड़ा बदलाव आया। पहले मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक पर्व त्योहार पर बधाई देने से बचते थे। बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों के नेता हिंदुओं के त्योहारों से दूर भागते थे। अब सब नेताओं में राम और कृष्ण को अपनाने की होड़ लग गई है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं, आस्था के केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या, नई अयोध्या बन रही है। कल हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ अयोध्या में थे। राष्ट्रपति जी ने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। यानी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारी भी है, कृष्ण हमारे भी है। योगी आदित्यनाथ की बात तो सही है। देश के माहौल में बदलाव तो आया है। अब राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते हैं, खुद को शिव भक्त साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपना गोत्र बताते हैं। अखिलेश यादव अयोध्या जाकर परिवार सहित रामलला के दर्शन की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वो भी राम भक्त है। मायावती भी दावा करती है कि अगर उनकी सरकार आई तो जल्दी से राम मंदिर को बनवा देगी। तो बदलाव तो दिख रहा है। अब इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि ये जन्माष्टमी कोरोना के वक्त हो रही है, इसलिए ज्यादातर लोग मंदिरों में नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप इंडिया टीवी पर घर बैठे मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लेकर गुजरात के द्वारकाधीश समेत देश भर के बड़े मंदिरों से जन्माष्टमी की एक अच्छी खबर आपको बता दूं। टोक्यो में हो रहे पैरा ओलंपिक खेलों में आज हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश को अपना नाम ऊंचा करने का मौका दिया। आज भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते। सुमित अंतिल ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, तो अवनी लेखड़ा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता। अवनी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली वुमेन प्लेयर बनी। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर और सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। और इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक में अब भारत के 8 मेडल हो गए।
एक बार फिर बात करते हैं तालिबान की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की। अफगानिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग में पाकिस्तान आर्मी के कई जवान मारे गए। इससे इमरान खान और जनरल बाजवा की मुश्किलें काफी बढ़ गई। इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।